हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले वेटरनरी फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर। आप सभी को पता होगा हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वेटरनरी फिजियोलॉजी का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वेटरनरी फिजियोलॉजी, जो आप सभी ने देखा होगा। लेकिन हमने कंटिन्यू नहीं किया। हमने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लेक्चर्स डाले थे, जैसे कि ब्रीड्स ऑफ बफेलो हो गया, पोल्ट्री हाउसिंग हो गया या टर्मिनोलॉजी हो गया। तो बहुत दिनों बाद अब हम फिजियोलॉजी का भी शुरू करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि हमारे चैनल के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो और एलपीएम हो, तीनों के भी लेक्चर्स मिलेंगे। तो जैसा हमने कहा वैसा हम कंटेंट देने भी वाले हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के बारे में, हम फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पूरा फिजियोलॉजी सिखाना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि इतना कंटेंट होगा, हमें भी पढ़ाई होती है। जो मेन कंसेप्ट होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या इस कंसेप्ट के अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तीनों सब्जेक्ट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो या एलपीएम हो। तो वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लेके आए, हीमोग्लोबिन। अब आप सभी को पता है हमारे जो ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड कलर होता है। अब रेड कलर क्यों होता है, अगर मैं ऐसा पूछूं तो आप कहोगे क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते, आरबीसी प्रेजेंट होते। फिर आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है? आरबीसी का रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो फिर क्या, हीमोग्लोबिन क्यों रेड कलर का होता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर का इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हेम पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। तो इसके वजह से हमारा ब्लड ये रेड कलर का होता है। तो हम देखने वाले वही हीमोग्लोबिन के बारे में, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है रेड कलर का है। और हीमोग्लोबिन बेसिकली आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। और इसका मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। इसके माध्यम से ही ईच एंड एवरी टिश्यू, ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन जो है वो मिलता है। तो हम पार्ट्स के अंदर देखेंगे सभी, एक पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम फंक्शंस, स्ट्रक्चर सभी देखेंगे। तो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। आप सभी को पता है इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन कौन से फॉर्म के अंदर होता है? आयरन जो होता है आप सभी को पता होगा Fe+2 फेरस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के अंदर जो है फेरस स्टेट के अंदर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मेटालोप्रोटीन है। मेटालोप्रोटीन, आयरन प्रेजेंट है ना इसके अंदर, मेटल। सो हेमोग्लोबिन जो होगा आपका मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है। इसके अंदर आयरन जो होगा ये फेरस स्टेट के अंदर होता है, फेरस Fe+2 फेरस स्टेट के अंदर होता है। अब डेफिनेटली हेमोग्लोबिन ये आरबीसी के हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी कोई कहने की बात नहीं है, सभी को पता होता है कि हेमोग्लोबिन हमारा आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, यानी इरिथ्रोसाइट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब हेमोग्लोबिन जो होगा, इस वर्ड को अगर मैं स्प्लिट करूं तो दो मुझे यहाँ पे वर्ड देखने को मिलते हैं। पहला वर्ड होगा हेम और दूसरा वर्ड होगा ग्लोबिन, ठीक है। हेम और ग्लोबिन। एक्चुअली ग्लोबिन का पोर्शन ज्यादा होता है, 95% हेमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन ही होता है, जो कि प्रोटीन पोर्शन है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। और 5% हेम पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग हेम पिगमेंट होता है। तो फिर होता क्या है, ये जो ग्लोबिन होता है इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। हमारे ग्लोबिन के अंदर बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हेम के साथ जाके जुड़ेंगे। ये रफ डायग्राम है, इसका कोई एक्चुअली में कोई कुछ भी नहीं है, समझने के मैं कह रहा हूँ कि 4 पॉलीपेप्टाइड जो ग्लोबिन होंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन बेसिकली हेम के साथ क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे, और फाइनली हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनेगा। फाइनली क्या बनेगा हमारा? हीमोग्लोबिन। तो इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन व्हिच बाइंड टू हेम टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। किसको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहा है? ग्लोबिन। जो ग्लोबिन जो प्रोटीन है इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो हेम के साथ जुड़ेंगे, और फाइनली हीमोग्लोबिन हमारा जो है वो बनेगा, ठीक है। कुछ थियोरेटिकल बातें अगर मैं कहूँ तो हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 66,000 टू 69,000 होता है। स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी कर सकता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 66,000 टू 69,000 होता है। अब हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो मेन टॉपिक है, तो पूरा इंट्रोडक्शन था, ये तो सभी को पता होता है। अब हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो पॉलीक्रोमैटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, क्या कहा मैंने? सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन स्टार्ट्स इन पॉलीक्रोमैटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। इसी को ब्रूबरीसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूबरीसाइट। अब ये क्या है? मैंने पढ़ तो दिया, क्या है ये? इसका कुछ भी मतलब नहीं है, इसका मतलब है इमैच्योर आरबीसी। इमैच्योर आरबीसी को ही हम रूब्रिसाइट्स कहते हैं। मीनिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो। रूब्रिसाइट्स का मतलब क्या है? इमैच्योर आरबीसी, ठीक है। अब जो हमारा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। इसके अंदर टेंडेंसी होती है इट कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन।
एक्चुअल में हेम कैसे बनता है, ग्लोबिन कैसे बनता है, ये हम देखेंगे। तो हेमोग्लोबिन बनने की जो प्रोसेस है ये कोई सिंपल स्टेप नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक एक स्टेप्स होते हैं और स्टेप्स के माध्यम से फाइनली हमारा हेमोग्लोबिन जो है बनता है। तो डेफिनेटली दो पार्ट है इसके अंदर, एक हेम पार्ट है और दूसरा ग्लोबिन पार्ट है। तो हेम जो पोर्शन है, अगर आपको पूछा गया हेम पोर्शन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर, तो बोलना माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म ऑफ इमैच्योर आरबीसी। तो इमैच्योर इरिथ्रोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा हेम जो है वो सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म ऑफ इमैच्योर आरबीसी। अब बहुत जन डाउट पूछेंगे, सर आरबीसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता नहीं है, तो फिर कैसे? अरे बेटा मैंने इमैच्योर आरबीसी कहा है, यहाँ पे अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, वो मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। समझ में आया? ठीक है। अब ग्लोबिन की सिंथेसिस अगर बात करो तो ये डेफिनेटली देखो, ग्लोबिन तो प्रोटीन है और प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होगा? राइबोसोम का, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। तो ग्लोबिन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो रफ आइडिया आपको मिल गई हेम और ग्लोबिन कहाँ का सिंथेसाइज होता है। चलो अगला देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट बोल के लिखा है, नोट क्योंकि स्पेशल है जरा, क्योंकि आप सभी को लगता है कि भाई जब डेवलपमेंट स्टेज के दरम्यान जब हेमोग्लोबिन बेसिकली प्रो इरिथ्रोब्लास्ट टू रेटिकुलोसाइट जब कन्वर्जन होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हेमोग्लोबिन, तो उस दरम्यान न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना मैच्योर्ड आरबीसी लैक न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन अब वेटरनरी है तो और एनिमल्स के बारे में अगर मैं नहीं बोलूं तो फिर मैंने सिखाया क्या? ठीक है, तो डेफिनेटली देखो ये जो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज के अंदर, लेकिन आपको एक्सेप्शंस ध्यान में रखने, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, इनके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। हमने इतना कहा था ना हेम कहाँ पे बनता है, ग्लोबिन कहाँ पे बनता है, तो एक्चुअली हम देखेंगे हेम कैसे बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो मैंने आपके लिए सिस्टमैटिक बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कंडेंसेशन होता है सक्सिनाइल कोए एंड ग्लाइसिन, इन दोनों एंजाइम का कंडेंसेशन होता है। कौन से एंजाइम का? सक्सिनाइल कोए एंड ग्लाइसिन का। तो फिर क्या होता है इनके कंडेंसेशन से, क्या प्रोडक्ट बनता है? तो सक्सिनाइल कोए एंड ग्लाइसिन के कंडेंसेशन से 8 अमाइनो लेवोलेनिक एसिड, जिसे हम ALA 8 अमाइनो लेवोलेनिक एसिड ALA ऐसा भी कहते हैं। हो गया पहले, क्या हुआ? पहले सक्सिनाइल कोए का और ग्लाइसिन का कंडेंसेशन हुआ, क्या बना? 8 अमाइनो लेवोलेनिक एसिड बना। ठीक है, चलो अब क्या होगा? अभी आगे क्या होगा? आगे ये जो ALA है यानी अमाइनो लेवोलेनिक एसिड, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था ना, अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद इसके अंदर वेरियस रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं, और उस रिएक्शन का नतीजा वो ये होता है, उस रिएक्शन का नतीजा ये होता है, वहां पे रिंग स्ट्रक्चर पोरफायरिन बनता है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन। देखो अमाइनो लेवोलेनिक एसिड हमारा कहाँ पे गया? साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पे रिएक्शंस हुए और उसका नतीजा ये होता है, वहां पे पोरफायरिन रिंग बनी। समझ में आया? अब क्या होगा? देखो अब ये एंजाइम्स के नाम आपको अगर ध्यान में रहे, मतलब आपको अगर याद रहते हैं तो अच्छा ही है। ठीक है, तो क्या होता है अभी, जैसे कि यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेम सिंथेसिस के अंदर। अगर आपको पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हेम सिंथेसिस के अंदर कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप बोलना है यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक है, अब क्या होता है, ये सभी एंजाइम क्या करते हैं? पोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं। ये सभी एंजाइम जाके क्या बनाते हैं? प्रोटोपोरफायरिन 9। पहले पोरफायरिन था ना हमारा, तो इन सभी एंजाइम की मदद से क्या बना? अभी प्रोटोपोरफायरिन 9 क्या बना? प्रोटोपोरफायरिन 9। अब फाइनली ये प्रोटोपोरफायरिन 9 किसके साथ कंबाइन होगा? 4 फेरस स्टेट के साथ, 4 आयरन के साथ कंबाइन होगा और फाइनली हमारा हेम बनेगा। क्या बनेगा? हेम बनेगा। हेम को ही हम क्या बोलते हैं? फेरोप्रोटोफायरिन। हेम का दूसरा नाम क्या होता है? फेरोप्रोटोफायरिन। फेरोप्रोटोफायरिन क्यों कह रहे हैं हेम को हम? अरे भाई फेरो मतलब आयरन, प्रोटोफायरिन मतलब पोरफायरिन की रिंग है, यहाँ पे सबका कॉम्बिनेशन है।
तो मैं फिर से बताता हूँ, हेम सिंथेसिस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरू होता है, जहां पे सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन का कंडेंसेशन होता है, जिसके कारण 8 अमाइनो लेवोलेनिक एसिड बनता है। ये ALA जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और बहुत सारे रिएक्शन का नतीजा ये होगा, पोरफायरिन रिंग बनेगी। फिर इस पोरफायरिन रिंग के ऊपर काम करेंगे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स, यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, कॉपरोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, ये सभी एंजाइम जाके पोरफायरिन का कन्वर्जन प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर करेंगे, और ये जो प्रोटोपोरफायरिन 9 होगा ये 4 फेरस स्टेट आयरन के साथ कंबाइन होगा और हमारा हेम यानी फेरोप्रोटोफायरिन बनेगा। तो ये पूरा हमने हेम सिंथेसिस के बारे में देखा। अब ग्लोबिन सिंथेसिस का कोई ये नहीं है, प्लेन समझ में आया, यही थोड़ा था। ग्लोबिन का क्या होगा, जैसे ही 4 हेम मॉलिक्यूल बने, वो 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड के साथ कंबाइन होंगे और हमारा हेमोग्लोबिन बनेगा। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन हेम के साथ कंबाइन होंगे और हेमोग्लोबिन बनेगा। तो वैसे ही हेम बना, 4 हेम मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कंबाइन होंगे। अरे भाई 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या, 2 अल्फा होंगे ना और 2 बीटा होंगे, वही तो होगा। तो फिर फाइनली हमारा क्या बना, हेमोग्लोबिन। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन डिफर अमंग स्पीसीज टू स्पीसीज। देखो बेटा, हीमोग्लोबिन के अंदर हेम है और ग्लोबिन, तो मैं ये बोल रहा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर का जो ग्लोबिन है ना, ग्लोबिन, ये स्पीसीज टू स्पीसीज इसकी जो क्वांटिटी वेरी कर सकती है, लेकिन हेम जो रहेगा सभी स्पीसीज के अंदर कांस्टेंट ही होता है। तो देखो मैंने टेबल बनाया है। अब आप बोलोगे कि इतना पूरा ध्यान में रखना है क्या, तो डेफिनेटली नहीं। मेन अगर बात करें तो आप डॉग, हॉर्स और काऊ का आप ध्यान में रख सकते हो। वैसे तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी आपको अब ध्यान में रखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि हेमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कौन से स्पीसीज के अंदर कैसा है, डॉग के अंदर 15 है, कैट के अंदर 12 है, काऊ के अंदर 11 है, शीप के अंदर 12 है, गोट के अंदर 11, हॉर्स के अंदर 15 और पिग के अंदर 13। मतलब एवरेज पॉइंट है, बेसिकली एवरेज है। मैं कह सकता हूँ कि सभी एनिमल के अंदर मुझे यहाँ पे 11 से 15 हेमोग्लोबिन का जो है परसेंटेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या, देखो अब टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या हमने देख लिया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हाउ इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, राइट, उसकी फिजियोलॉजी के बेसिस के ऊपर 2 टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं। वन इज एडल्ट हेमोग्लोबिन एंड अनदर इज फीटल हेमोग्लोबिन। सभी को पता है द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ फीटल हेमोग्लोबिन इज मोर देन एडल्ट हेमोग्लोबिन। अब इलेक्ट्रोफोरेटिकली बेसिकली हेमोग्लोबिन अलग अलग प्रकार के अंदर इसका क्लासिफिकेशन होता है, हेमोग्लोबिन A, B, C, F। तो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए आप, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि अडल्ट शीप हेमोग्लोबिन A ये 90% होता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन के साथ। अडल्ट शीप के अंदर हेमोग्लोबिन A ये 90% होता है विद 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। ये इलेक्ट्रोफोरेटिकली फास्ट और उसके अंदर हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है देन हेमोग्लोबिन B विद 4 गामा चेन। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अडल्ट शिप के अंदर हेमोग्लोबिन A कितना होता है, तो बोलना 90% विद 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। और ये इलेक्ट्रोफोरेटिकली फास्ट और एक्टिव होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन एफिनिटी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हेमोग्लोबिन B विद 4 गामा चेन। देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे, हाइपोक्सिया मतलब सभी को पता है लो ऑक्सीजन कंडीशन, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी के अंदर कम होना, इसी को हाइपोक्सिया कंडीशन कहते हैं। और एनीमिया मतलब क्या, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आरबीसी यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो इन कंडीशन के अंदर शीप अगर हाइपोक्सिया और एनीमिया से पीड़ित है तो उस शीप के अंदर हेमोग्लोबिन A और हेमोग्लोबिन B जो होंगे ये अनदर हेमोग्लोबिन डेवलप करते हैं। कब डेवलप करेंगे, अगर वो शीप हाइपोक्सिया और एनीमिया से पीड़ित है तो क्या डेवलप करेंगे, हेमोग्लोबिन A और हेमोग्लोबिन B, हेमोग्लोबिन C डेवलप करेंगे। अब हेमोग्लोबिन C को डेवलप किया हेमोग्लोबिन A और हेमोग्लोबिन B ने, कब किया, हाइपोक्सिया और एनीमिया कंडीशन के दौरान। अब ये हेमोग्लोबिन C क्या करेगा, हेमोग्लोबिन A को पूर्णतः कंप्लीटली या पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। ये मैकेनिज्म होता है और सेम इस गोट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया और एनीमिया कंडीशन के अंदर ऐसी कंडीशन सेम गोट के अंदर भी देखने को मिलेगी। देखो और कुछ बातें अगर नोट करेंगे तो थ्योरेटिकल बातें, इसमें कुछ समझाने लायक तो नहीं है। जैसे कि हेमोग्लोबिन C ये नेचुरली ऑकरिंग हेमोग्लोबिन है शिप के अंदर, पूछा जा सकता है MCQ के अंदर कौन सा हेमोग्लोबिन ये नेचुरली ऑकरिंग है शिप के अंदर और ग्रोथ पीरियड के अंदर डेवलप होता है, तो वो हेमोग्लोबिन C है।
हेमोग्लोबिन सी जो होता है बेसिकली जो हेमोग्लोबिन एफ सॉरी जिसको फीटल हेमोग्लोबिन कहते हैं, इसके अंदर हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। हमने कभी देखा था, वहां पे ही देखा था हमने कि फीटल हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट हेमोग्लोबिन। और ये ध्यान में रखो, ये स्पेशल पॉइंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन जो है 2022 के अंदर जो एमपीएससी के थ्रू एलडीओ की एग्जाम थी, वहां पे क्वेश्चन आया था कि कौन से एनिमल के अंदर हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी इस सेम आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो भाई इसका आंसर कैट है, अडल्ट कैट। तो कैट के अंदर हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी इस सेम आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखो। और अगर आपको पूछा गया कोई कि कैट के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इस एमपीएससी के अंदर, तो बोलना 70 डेज। कैट के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, तो बोलना 70 डेज। जैसे ह्यूमन के अंदर 120 डेज होता है ना, वैसे कैट के अंदर 70 डेज होता है। तो हमारा चैनल आपको फुल कंटेंट देता है, चाहे वो कंप्यूटर एग्जाम हो या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्लाइंडली हमारे चैनल को फॉलो कीजिए आप। तो अगली बात अगर मैं बोलूँ, ये बात तो हमने देख लिया कि अडल्ट कैट के अंदर हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी ये सेम आरबीसी के अंदर होता है। अब देखो 3 हेमोग्लोबिन होते हैं, हेमोग्लोबिन ई, हेमोग्लोबिन एस और हेमोग्लोबिन सी। ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब कोई एनिमल को हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, तभी हेमोग्लोबिन एस ई सी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे थैलेसीमिया होता है, अगर हीमोग्लोबिन सी और हीमोग्लोबिन ई प्रोड्यूस होंगे बॉडी के अंदर, कैसे? तो ये क्या करते हैं, क्यों थैलेसीमिया होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन सी और हीमोग्लोबिन ई अल्फा और बीटा इनका सिंथेसिस को रोक देता है, इनका सिंथेसिस होना नहीं देता है, अल्फा और बीटा चेन के सिंथेसिस को रोक देता है, और इसके कारण अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन सी एंड हीमोग्लोबिन ई। और अगली अगर मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन एस ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करता है। तो ध्यान में रखने की बात है, यहाँ पे कुछ समझाने लायक तो मुझे नहीं लगता और कुछ है। तो थैंक यू, ये जानकारी थी हेमोग्लोबिन के बारे में। चैनल आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए।